बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे, सही होंगे, मज़े में होंगे माशाल्लाह, और चीज़ें और अच्छी जा रही होंगी और आप लोग जो है सही से चीज़ों को माशाल्लाह लेकर के जा रहे होंगे। चलें सर, अब आज की क्लास में इब्तिदा करेंगे और इब्तिदा करते हुए हैंड आउट किस किस के पास नहीं है, हम लोग जो है IFRS 2 जो कि हमने सिर्फ उसका बेसिक पढ़ा था, बैकग्राउंड पढ़ा था, वो हमने देखा था, उसको और आगे इंशाल्लाह लेकर के जाएंगे। चले सर, IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट्स, सिर्फ हमने कहा था, मैं सिर्फ इसका क्विकली ओवरव्यू आपको फिर से दे दूं। सर दुनिया भर में आप लोग इंशाल्लाह जब पाकिस्तान से बाहर कहीं होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, तब आप लोग देखेंगे कि आप लोग खुद भी जो है जब जॉब पे जाएंगे, ख़ास तौर पे US और यूरोप में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की जो है सर दिमाग वो होता है कि आपको स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं। वहाँ पर जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं कहीं और इंडस्ट्री के अंदर आप जॉब करते हैं, फर्म की बात नहीं कर रहा, तो सर वहाँ पर आपको स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं कि भैया अगर आप हमारे पास 3 साल रुक जाओगे तो इतने शेयर्स हम आपको दे देंगे, या ऑप्शन मिल जाता है कि मार्केट प्राइस से $10 कम पे आपको हम अपना शेयर देंगे, $20 कम पे अपना शेयर देंगे। और सिर्फ यही नहीं, जब एक स्टार्टअप होता है तो सर स्टार्टअप के केस में भी ऐसा ही होता है कि स्टार्टअप चल रहा होता है तो स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप के पास कैश फ्लो के मसाइल होते हैं, शुरू में उसको मार्केटिंग भी करनी है, बहुत सारे काम, तो वो एम्प्लॉइज को भी कहता है यार सैलरी की मद में भी कैश लो, वो एम्प्लॉइज को भी कहता है कि आप जो है अपना क्या कहते हैं, प्लस या नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स को भी कहता है कि यार आप मुझसे अभी मेरी जो है ना शेयर्स ले लो, आप मतलब कैश ना लो, मुझसे शेयर्स लो। सैलरी में शेयर्स दे रहा होता है, वो नॉर्मल सर्विसेज में शेयर्स दे रहा होता है, और कैश बड़ा देखभाल के कर रहा होता है खर्च। गूगल ने भी इसी तरीके से स्टार्ट किया, हमने कहा कि सर अली एक्सप्रेस ने, अली बाबा ने, सब ने इसी तरीके से स्टार्ट किया। तो अब सर इस चीज की अकाउंटिंग कैसे की जाती, इसकी सर अकाउंटिंग में क्या मसाइल थे, तो हमने कहा सर इसकी अकाउंटिंग में जो मसला था, सबसे बड़ा मसला था, वो मसला था कि भाई आज मैं आपको एक शेयर दे रहा हूँ, सही है, मतलब शेयर खरीदने का हक दे रहा हूँ और आप मुझे गुड्स और सर्विसेज भी दे रहे हैं। अब मैं शेयर को शेयर की वैल्यू पे मेजर करूँ, या मैं इसको उस गुड्स और सर्विस को उस वैल्यू पे मेजर करूँ जो कि गुड्स और सर्विस की फेयर वैल्यू है। इसी तरीके से मैंने आपको कहा कि आप 3 साल रुके मेरे पास, मैं आपको 10,000 शेयर्स दूंगा। अब यार वो मैं 3 सालों में कोई एंट्री बनाऊं या नहीं बनाऊं, पता नहीं, आप रुकेंगे नहीं रुकेंगे। तो सर इस किस्म के बहुत सारे मसाइल थे, जिन मसलों को हल करने के लिए कौन आया, IFRS 2। और IFRS 2 सर आया और इसने आके हमें बताया कि भैया ये जितने भी मसाइल हैं मैं इनको हल करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कब कैसे किस चीज़ की ट्रीटमेंट हमें करनी है। तो सर अब जब IFRS 2 आएगा ये हमें काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह सिखाएगा। हम क्विकली आते हैं, हमने इसका स्कोप देखा था, स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम जो है स्कोप को देखते हुए आज की क्लास में इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ों में आगे बढ़ जाएंगे। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है सर, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिर्फ पेपर नहीं प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप में से मेजॉरिटी लोग जो है पाकिस्तान से बाहर जाएंगे नौकरियों के लिए, सही है सर। तो वहाँ पर ये मिड ईस्ट में और इतना पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन यूरोप और USA और आगे आने वाले सालों में मेरी एक वो है प्रेडिक्शन है, हमारा बच्चा मिड ईस्ट में कम जाएगा और यूरोप और USA में ज़्यादा जाएगा। इर्रिस्पेक्टिव किसी भी फर्म से हो, कुछ भी हो, आगे जाके डिमांड इतनी बढ़ेगी, सही है। तो अब उसके लिए आप लोगों ने रेडी होना है, क्योंकि ये वहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट IAS है। हमारी मुल्क में इतना नहीं है। ICAP पूछता है, जब पूछता है तो 10 नंबर का भी पूछता है, 12 का भी पूछता है, पिछली 2 दफ़ा से इसको 4 नंबर का पूछा गया है। तो आए सर, स्कोप इसका हमने पढ़ा था, स्कोप में कह रहा है IFRS 2 डज नॉट अप्लाई टू, अब इसने कहा सब पे अप्लाई होगा, किस पे, क्विकली एक दफा स्कोप रिवाइज कर रहा हूं। ट्रांजैक्शन इन विच द एंटिटी एक्वायर्स गुड्स एज पार्ट ऑफ द नेट एसेट्स एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन टू विच IFRS 3 अप्लाइज, वही मैंने कहा सब्सिडी को खरीदने के लिए जो शेयर दे रहे हो उस पर अप्लाई नहीं होता। फिर आते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस इन विच द एंटिटी रिसीव्स और एक्वायर्ड गुड्स और सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्कोप ऑफ IAS 32, इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। फिर कह रहा है ट्रांजैक्शन विद एन एम्प्लॉय इन हिज हर कैपेसिटी एज अ
होल्डर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अगर आपने शेयर्स वगैरह खरीदे उस पर भी अप्लाई नहीं होता। अब सर जिन पे ये अप्लाई होता है ना उनको मैं क्विकली समराइज करूंगा, स्कोप में कुछ एक्सक्लूजन्स की बातें उनको भी साथ साथ हम और डिस्कस करेंगे। सर अब मैं आता हूं IFRS 2 की, जब मैं बात करूंगा तो मुझे ये देखना है कि सर ये अप्लाई किन किन ट्रांजैक्शंस के ऊपर हो रहा है और इसका बेसिकली जिस्ट क्या है। तो हमने कहा सर तैयार हैं आप लोग, बिस्मिल्लाह करें। अब सर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट IAS में इंशाल्लाह आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, बहुत सारी चीज़ों में आपको पता चलेगा क्या करते थे कैसे करते थे। तो आ जाएं सर, विदाउट वेस्टिंग टाइम कोशिश हमारी ये होगी कि आप लोगों को उन चीज़ों पे बस गाइड करूं जिस पर आपको प्रैक्टिकल लाइफ या फर्म के लिए ज़रूरी हो। थोड़ी सी हम मस्तियाँ तफरियाँ वगैरह यहाँ पे कम करें, क्योंकि अब आप बड़े हो गए, आप तफरियाँ फर्म में करके आएंगे, है ना। यहाँ पर तो आप पढ़ने आएंगे। आए, हमने कहा ये देंगे सर, इसकी जो बिस्मिल्लाह करूंगा ये मेरे साथ साथ कॉपी करना है, गुड्स या सर्विसेज, और हमने कहा यहां से आते हैं शेयर्स। एंटिटी, सप्लायर, एम्प्लॉय। इसको मेरे साथ कॉपी करना है, फिर हम करेंगे, सही। कॉपी करते जाने आपने इसको। इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड, चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव। इक्विटी सेटल्ड होंगे सर, उसमें क्या होगा, इशूइंग इक्विटी, अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। 60% स्टैंडर्ड, मैं यहाँ पे 60% लिख रहा हूं, इसी चीज के गिर्द घूमता है मेरा बच्चा, ठीक है जी। 60% विदाउट एनी, आपने कॉपी करना है साथ साथ प्यारा बच्चा। रिसीविंग कैश, रिसीविंग और पेइंग, बल्कि हम यहां पर आ जाते हैं कंपनी के मैनेजर, पेइंग कैश on the basis of value of entities shares। choice of choosing between shares or cash, either with entity or counterparty। चले मेरा बच्चा, इसको आप लोग कॉपी भी करते जाएंगे और इसको समझते भी जाएंगे। हाँ भाई, ये बेस्ट तो बड़ा चीता निकला है, शुरू से ही कह रहा है ऑनलाइन पे जाएंगे, क्या हो तुम लोग भाई। अच्छी बात है, देखिए सर मैं कह रहा हूँ अगर आप ऑनलाइन पे भी हैं दैट्स वेरी गुड, कोशिश करें डिसिप्लिन मेंटेन रखें, साथ साथ हो सकता है क्लासें लें, सही है, क्लासों को लंबा ना लेके जाएं। यकीन मानिए अभी CA फाइनल में जो पुराने बच्चे हैं ना, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 4-5 दिन हो गए मैं इनको मॉक दिए हुए, यकीन माने अब तक सिर्फ 2 बच्चों ने, आप समझे 100 में से सिर्फ कितने बच्चों ने किया है मॉक, 2 बच्चों ने। नहीं करते, करना ही नहीं है हमें। क्यों नहीं करना भाई? क्योंकि सर टाइम नहीं है, लेक्चर्स तो पहले पूरे हों, खुदारा इन चीज़ों पे जाओ, अब टाइम तुम्हारे पास कम है।
और ये FFR यकीन मानो रुकने वाला पेपर नहीं है। इंशाल्लाह मुस्कुराते हुए निकालोगे, अगर साथ साथ चले और जैसा मैंने कहा वो किया तो मुस्कुराते हुए निकालोगे। चलिए सर, अब ये अगर कॉपी कर लिया, ये भी कॉपी करें, फिर एक साथ समझेंगे। इक्विटी सेटल्ड 60% होगा, और आप समझें कि ये होगा हमारा 30% IAS का, और ये होगा 10%। इक्विटी सेटल्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शंस विद नॉन एम्प्लॉइज, transactions with employees, with employees, major shares at the fair value of goods or services when they are received. A fair value of goods or services, ये सब कॉपी करते जाने मेरे बच्चा, साथ साथ फिर समझेंगे। कैन नॉट बी मेजर्ड reliably measure at the fair value of shares. सर काफी टाइम से इसके ऊपर सवाल नहीं बना, अगर इस अटेम्प्ट में नहीं आता, एक दो अटेम्प्ट में, तो काफी चांसेस है कि 10-12 नंबर पेपर में ही पूछ सकता है। ट्रांजैक्शंस विद एम्प्लॉइज, अगर मैं इसमें भी जाऊं तो सर ये शायद आपका होगा 20% इस 60 का, जो ये 60% था उसका ब्रेकअप पे जाऊं, 20% ये होगा और 40% ट्रांजैक्शंस विद एम्प्लॉइज। ज्यादातर शेयर्स लेने पे एम्प्लॉय मासूम ही मानता है, मजबूर होता है ना वो। मेजर at fair value of equity instrument at grant date. Grant date. Do not remeasure during vesting period. During vesting period, अब सर इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, वेस्टिंग पीरियड, ग्रांट डेट, अभी आपको इनके मतलब समझ में नहीं आ रहा, अभी सिर्फ कॉपी करना है, फिर समझ में भी इंशाल्लाह आएंगे। ये टेबल इसलिए बनाऊं ताकि वो रिवीजन के लिए आसानी हो। रिकॉग्नाइज ओवर वेस्टिंग पीरियड, ये कॉपी कर ली मेरा बच्चा, फिर हम इसको जो है समझते हैं, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। पढ़ भी देता हूं पूरा बोर्ड। गुड्स सर्विसेज, ये बताया एंटिटी की तरफ से शेयर कम, सप्लायर्ड एम्प्लॉय गुड सर्विसेज देता है, एंटिटी की तरफ से शेयर्स जाते हैं या शेयर जैसी कोई चीज। इक्विटी सेटल्ड लिखा हुआ है, इशूइंग इक्विटी अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज, पेइंग कैश ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एंटिटीज शेयर्स, और चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव, चॉइस ऑफ चूजिंग बिटवीन शेयर्स और कैश आइदर विद द एंटिटी और काउंटर पार्टी। काउंटर पार्टी मतलब एम्प्लॉय या आपका अदर देन। इक्विटी सेटल्ड का फिर मैंने एक टेबल बनाया है, ट्रांजैक्शंस विद नॉन एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज नहीं है, और ट्रांजैक्शन विद मेजर्ड शेयर्स एट द फेयर वैल्यू ऑफ गुड और सर्विसेज व्हेन दे आर रिसीव्ड। फेयर वैल्यू ऑफ गुड और सर्विसेज कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, मेजर एट द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स।
Transaction with employees measured at fair value of entity instrument at grant date. Do not remeasure during vesting period. Recognize over vesting. अब ये vesting period क्या है, grant date, इसके ऊपर मैं नहीं आ रहा. अभी हम बात करेंगे बिल्कुल सिंपल सी. चले सर शुरू हो जाए. हम क्या कर लिया अगर आप लोगों ने कॉपी? बस इतना है, नहीं ले रहा. चले सर आ जाए, अब आ जाए. सबकी तवज्जो इधर मेरा बच्चा. गुड्स सर्विसेज सबको अब बड़े गौर से सुनना. इस स्टैंडर्ड ने कहा भैया देखो 3 तरह की ट्रांजैक्शन तुम करोगे शेयर बेस्ड. हमने कहा अच्छा कौन सी? इसने कहा पहली ट्रांजैक्शन तुम गुड सर्विसेज किसी को दे रहे हो और उसके अगेंस्ट उससे तुम क्या ले रहे हो? शेयर. मतलब तुम गुड सर्विस किसी ले रहे हो और उसके अगेंस्ट तुम उसको अपने क्या दे रहे हो? शेयर्स. क्या दे रहे हो? शेयर्स. तो हमने कहा ये ट्रांजैक्शन इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं. ठीक है सर, मैं आपसे गुड्स ले रहा हूं, आप बशीर भाई हैं, आप यहाँ पे केएनएस में कुर्सियां देने आए. मैंने कहा कुर्सियां ले ले. मैंने कहा बशीर भाई पैसे तो है नहीं, मैं एक कंपनी हूं, आप मेरे शेयर्स ले लें. आपको मैंने शेयर्स दे दिए गुड्स के अगेंस्ट. इसी तरीके से आप मेरे एम्प्लॉई हैं, मैंने आपको जो है टोपी कराई हुई है, मैंने कहा 3 साल तक मेरे पास रुके, सही है, मैं आपको शेयर्स दूंगा, सही है, 5000 शेयर दूंगा. अब मैं आपको 3 साल बाद कितने शेयर्स दूंगा? 5000. वो सारे के सारे किस में आएंगे? इक्विटी सेटल्ड. दूसरा आता है कैश सेटल्ड. इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं. ऑप्शन जैसा ही मतलब मैं आपको इक्विटी नहीं दे रहा हूं. मैंने कहा यार अगर आप 3 साल बाद बेटा मेरे पास रुकते हो ना, या अगर आप मेरे पास 1 साल रुक जाते हो तो मैं आपको जो बोनस दूंगा ना, वो बोनस क्या होगा? बोनस मैंने रखा है वेरिएबल. मैंने कहा उस टाइम पे मेरी कंपनी के 6000 शेयर्स की जो वर्थ होगी ना, उतना मैं आपको क्या दे दूंगा? बोनस दे दूंगा. सही है, 1 साल के बाद. अब मैं क्या कर रहा हूं? दे रहा हूं आपको कैश. बोनस मैं आपको कैश में दे रहा हूं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि बोनस में आपको किस बेसिस क्या होगी? शेयर्स की वैल्यू. आप बशीर भाई आपने मुझे सर्विस दी, बशीर भाई को मैंने बशीर भाई कितने पैसे चार्ज करोगे? बशीर भाई ने मोहब्बत में कहा सर जो आपको सही लगे. मैं खेल गया, मुझे बता था स्टॉक मार्केट जाने वाली है. मैंने कहा बशीर भाई मेरी कंपनी के आपको 2000 शेयर दे दूंगा, उसके 2000 शेयर्स के मुताबिक जो भी पैसे बनते होंगे ना वो दे दूंगा. शेयर्स नहीं दे रहा, 2000 शेयर्स के हिसाब से जो भी पैसे बनते होंगे हम चेक कर लेंगे, वो दे दूंगा. ये किस में आ गए? कैश सेटल्ड. 60% आईएस इस पे है, 30% इस पे है. यहां पर आता हूं चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव. अब सर या तो मैं अपने पास चॉइस रख रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं आप मेरे पास 3 साल रुके. अब सुनना, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है. आप मेरे पास 3 साल रुके और मैं उस 3 साल रुकने के बदले में या तो आपको 30,000 शेयर्स दूंगा या मैं आपको 25,000 शेयर्स की जो मालियत के बराबर कैश दे दूंगा. या तो 30,000 शेयर्स दूंगा या तो 25,000 मालियत के बराबर. और ये दोनों कंडीशन ऑप्शंस मैंने किसके पास रखे? अपने पास. अब मैं देखना चाहता हूं उस टाइम पे कैश फ्लो पोजीशन क्या होगी, कैश देना आसान होगा या इसको शेयर्स. क्योंकि अगर मैं आपको शेयर्स दूंगा तो मेरी जेब से कैश आउटफ्लो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है हो सकता है उसका मार्केट पे बुरा इंपैक्ट आ जाए. तो इसीलिए मैंने रखा हुआ कि मैं आपको हो सकता है मार्केट को देखते हुए कैश भी दे दूं. तो ये चीज मैंने रखी हुई अपने पास और यही चीज मैं आपको भी दे सकता हूं. यार आप मेरे एम्प्लॉय हो, एग्रीमेंट में आते हैं, आप जो है 3 साल बाद खत्म होगा तो अब आपके पास है कि आप मुझसे चाहें तो 30,000 मालियत के शेयर्स लें या 30,000 और 25,000 जो है शेयर्स की मालियत के हिसाब से जो भी कैश होता है आप मुझसे वो ले लें. तो ये 3 तरह की ट्रांजैक्शंस करेंगे. सबसे पहले हम टारगेट किसको कर रहे हैं? इक्विटी सेटल्ड. क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड मेजरली किसके गिर्द घूमेगा? इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन. अब सर आता हूं इक्विटी सेटल्ड को जरा समझते हैं. इसमें स्टैंडर्ड ने कहा देखो भाई अभी से तुम क्लियर हो जाओ, 2 तरह की होंगी, ट्रांजैक्शंस विद नॉन एम्प्लॉइज और ट्रांजैक्शन विद. अब हमने कहा ठीक है, पहले इसने कहा नॉन एम्प्लॉइज की बात करते हैं. हमने कहा सही है. नॉन एम्प्लॉइज में एम्प्लॉय के अलावा सर आपके जितने भी रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट वाला जो है, जितने भी ना रॉ मटेरियल आपको दे करके जा रहा है, सही है, उसके अलावा आपको फर्नीचर देके जा रहा है, फिक्सचर, सब जिससे ट्रांजैक्शन करोगे सबके ऊपर ये अप्लाई होगा. अब ये चीज हद से ज्यादा सिंपल है. क्या कह रहा है? मेजर शेयर्स एट द फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हेन दे आर. मतलब शेयर्स को आपको अब शेयर्स की फेयर वैल्यू को गोली मारनी है. जो गुड और सर्विसेज तुम इसके बदले में रिसीव कर रहे हो ना, उसके हिसाब से शेयर्स को अपने पास रिकॉर्ड करना. हमने कहा ठीक है. और इफ फेयर वैल्यू ऑफ गुड और सर्विसेज कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, मेजर एट द फेयर वैल्यू ऑफ
तो पहला उसूल क्या है इस केस में, ट्रांजैक्शन विद नॉन इंटरप्राइज गुड्स और सर्विसेज की फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करो। हमने कहा वो नहीं निकल सकती, फेयर शेयर्स की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। हमने कहा ठीक है सर। तो अब आ जाए नौजवानों, अब हम सवाल की तरफ आ जाएंगे। पहले इसके सवाल कराऊंगा आपको, फिर उसकी तरफ आएंगे। आ जाए सर सवाल जरा अगर आप हैंडआउट पे नजर डालें, कितने सवाल आते हैं? 55 तक पहुंचे आखिरी पेज पे अगर आप देखें। और इसके बाद 2 मैंने रिसेंट जो इसके पूछे गए सवाल आते हैं उनको डाला है। सही है सर। इससे पहले वाले जो पूछे गए सवाल आते हैं वो ऊपर 55 में कवर्ड है। जो रिसेंट बिल्कुल टॉप रिसेंट होंगे किसी भी टॉपिक के, वो मैन में डालेंगे ताकि आपको पता चले कि ये पूछना क्या चाहता है। आ जाए, अब आ जाए सर। अभी हम इसके शुरू करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इन काइंड कॉन्ट्रीब्यूशन कह रहा है, रिक्वायरमेंट में कह रहा है पास नेसेसरी। सबसे पहले सर सवाल क्लास में पास होना सीखना है, जैसा हम FR 2 में इंशाल्लाह करते हैं। क्लास में सीखना है हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू पास। कह रहा है पास नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड द शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड। हमने कहा बढ़िया है। When holdings issued 1 लाख शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। सही है सर। हमने कहा ऑफिस बिल्डिंग बेसिकली हम खरीद रहे हैं, उसके लिए हमने कहा कि 1 लाख 10 शेयर्स हमने इशू किए। द ओनरशिप ऑफ द बिल्डिंग वाज ट्रांसफर्ड टू वैन होल्डिंग्स ऑन 15 जनवरी 2005 व्हेन द शेयर्स वर इशूड। द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑन दैट डेट वाज 5. अब सर यहाँ पर एक रूल बना लें, इसी हैंडआउट के ऊपर लिख लें, कहीं रजिस्टर में लिख लें, कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा। बाय डिफॉल्ट एक शेयर 10 रुपए का है। कितने का है? एक शेयर कितने का है भाई? 10 रुपए का, जो पार वैल्यू चलती है। इस सवाल को आप लोग एक दफा फिर से पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि अभी आप देखेंगे मुस्कुराते जाएंगे और ये सवाल होते जाएंगे। हम मुस्कुराते जाएंगे ये सवाल। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा बच्चा देखो तुम CA फाइनल स्टेज पे हो, कसम खुदा की तुम लोग जितना कैफ में पढ़ते थे ना उससे आधा पढ़ोगे, लेकिन कोर्स क्या है? ज्यादा है। तो अब यहाँ पर स्मार्ट स्टडी जो है ना मेरा बच्चा, स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी हो गई है। जो चीजें फाइनल लेवल पे थी तुम उसका भी कितना पढ़ रहे हो? आधा। लेकिन हमने कहा कि स्मार्ट स्टडी जरूरी है। अब सर यहाँ पर आपको खुदा एक रजिस्टर मेंटेन करो। ये पर्चों पे, फर्म के नोट पेड, अभी जाएंगे ना फर्म में तो आपको फ्री के नोट पेड भी मिलेंगे। सही है, आपके लिए होता है, लेकिन आप उसको ये ना करें ना कि उस पर देखें रजिस्टर बनाए। बुक आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, जैसे ये टॉपिक है, ये बुक में भी जिन बच्चों के पास किताब है उसको उसमें जो है, खैर पुराने बैच वाले बच्चे तो सारे ही रिकॉर्डिंग पे। सही है, जो पुराने बैच वाले बच्चे हैं कि आप लोगों के लिए समझे अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है मुझे नहीं पता। इससे पहले ये टॉपिक एक टीचर थे मेरे साथ, काबिल एहतराम है सर फयाज, वो पढ़ाते थे ये IFRS 2 और मैं नहीं पढ़ाता था। लेकिन अब से पूरा 100% कोर्स FFR का मैं पढ़ाऊंगा, उनका एक अलग रिकॉर्डिंग का बैच चलेगा। मेरा यही मॉडल होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग जो भी है। तो सर अब जो है, तो मेरा पॉइंट ये है कि आप IFRS 2 आप लोगों ने जो भी टॉपिक शुरू करना है रजिस्टर में पेज नंबर डालें, हैंडआउट पे लिखें कि ये सवाल इस पेज नंबर पे रजिस्टर के। सही है। और हैंडआउट पे मतलब जो है आप हैंडआउट का जो है लिखेंगे इस रजिस्टर के इस पे, और रजिस्टर पे लिखेंगे कि इसका क्वेश्चन हैंडआउट के इस पेज नंबर पे, ताकि आपको आसानी हो। बुक के अंदर सारी प्री नंबर्ड हैं। इस टॉपिक के साथ ही आपको इंशाल्लाह जो है वो बुक वगैरह का भी हो जाएगा। तो अब सुनिएगा सर, पहला सवाल कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सर हमने कहा कौन सा केस है? ये वाला है ना, मेजर शेयर्स एट फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हेन दे आर रिसीव्ड। तो हमने कहा हमें बिल्डिंग मिल रही है, हमारे पास एसेट आ रहा है, उसके अगेंस्ट हम अपने क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। तो पहली एंट्री क्या बनाऊंगा? 15 जनवरी को एंट्री बनेगी। यस सर। क्या एंट्री बनेगी? बिल्डिंग या PP डेबिट कितने से? 5.5 मिलियन। शेयर कैपिटल कितने से सर? मैंने कहा ना कि बुक लिख लेंगे कि एक शेयर कितने का है मेरे पास? 10 रुपए का। तो 1 लाख इंटू 10 कितना हुआ? 1 मिलियन। और रिमेनिंग अमाउंट बड़े हो गए हो, कहां जाएगा?
शेयर प्रीमियम अकाउंट कितने से? 4.5 मिलियन, ये बैलेंसिंग फिगर है। सही है सर, ये हो गया हमारा पहला बेसिक सवाल, इसका वाला कॉपी करो। बेटा बुक मेरे ख्याल में अवेलेबल है, बस जो बच्चे आएंगे और जिनकी जो है ना ये लोग आपसे फीस कलेक्ट करते जाएंगे और यासीन भाई आपको बुक भी शायद देते जाएं, तो बुक तो अवेलेबल है। बुक का वॉल्यूम 1 अवेलेबल है जिसके अंदर ये भी है। वॉल्यूम 2 इंशाल्लाह आप समझें कि बहुत जल्द आ रहा है। असल में FAR 1 और FAR 2 की भी किताबें आ गई, तो इस चक्कर में, क्योंकि अब किताबें देना सही है सर, है ना। देखिए बच्चा तो अब सारा रिकॉर्डिंग पे, कहाँ बेचारा हैंड आउट में है ना। अब अभी देखें आप लोग ये जितने भी आ रहे हैं ना, ये सब मैं ही देखें, अल्लाह करे आप लोग रहे, नहीं तो आप लोग जिस तेजी से एक दफ़ा रिकॉर्डिंग का आपको फाइनल लेवल पे मज़ा लगता है ना, कोशिश करें सर। रिकॉर्डिंग भी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन रखना है आपने, चीज़ों को मिस ना करें। ऑनलाइन वाले बच्चों अजानें शुरू हो गई हैं। चलिए सर, अगर नहीं हुई है तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। शेयर फॉर सर्विसेज, when holding is establishing a media business and has hired a marketing agency to provide consultancy services, the services will be settled by issuing 50,000 shares, period over which the services is provided is 1 January to 28 Feb, and the fair value of the service is 4 lakh. Fair value of the service was determined based on bids submitted by other marketing agencies to provide the consulting services. तो हमने कहा हमें सर्विस मिल रही है, एक पार्टी हमसे शेयर्स लेने पे जो है ना राजी हो गई है, तो हमने कहा, और बाकी पार्टीज ने 4 लाख मांगे थे, उसकी बेस पे हमने निकाला है। अब सर मुझे बताएं, बाय डिफॉल्ट हमने क्या कहा, शेयर एक हमारा कितने का होगा? 1/10 का। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है नमाज भी हो गई है, और मेरे ख्याल में आउट ऑफ सिटी का होगा, कराची का। कराची में बेटा बस अभी मगरिब हो रही है। चलें सर बताएं क्या एंट्री बनाएंगे, इसकी एंट्री खुद से ट्राई करें मेरा बच्चा। आप सब हैं चीते, हैं ना सर? सर ओवर द पीरियड अगर वो हमें डेट देता ना तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, लेकिन अगर उसने हमें डेट नहीं दी ओवर द पीरियड डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो हम इसको 28 फेब को ही बना देंगे, ठीक है। वरना अगर मैं बताता कि सर्विसेज किस किस हिसाब से, तो हम करते। बेटा जो ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको निमरा से रब्ता करेंगे, मिस निमरा उनको बुक डिलीवर करवा देंगे, ठीक है। जो आउट ऑफ सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली, उनको मिस निमरा जो है बुक डिलीवर करवा देंगी। आप जिस भी शहर से होंगे, और अगर आप जो है कराची वाले ही हैं तो आपको जो है बुक एक दफ़ा यहाँ पर आके लेनी पड़ेगी, सही है। आप बेशक ऑनलाइन पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक दफ़ा बच्चा बुक आनी लेनी, लेकिन आउट ऑफ सिटी वालों को बुक मिस निमरा डिलीवर करा देंगी। चले सर क्वेश्चन नंबर 2, सबकी तवज्जो इधर। सर हमने अज्यूम कर लिया कि एक शेयर हमेशा 10 रुपए का, ऐसा ही है। अब आप मुझे बताएं सर्विसेज में ले रहा हूं तो मैं डेबिट क्या करूंगा? सर्विसेज एक्सपेंस को मैं कर दूंगा डेबिट, ऐसा ही है। तो क्रेडिट क्या करूंगा? शेयर्स। अब सर सुनना, मैं कितने शेयर्स अपने इशू कर रहा हूं, और मैंने आपको लिखवा दिया है कि बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बताओ, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो कितना हो गया? 5 लाख, ऐसा ही है। सर्विसेज एक्सपेंस कितने का है?
अब सर 4 लाख के मैं सर्विस जो है रिसीव कर रहा हूं और शेयर्स 5 लाख के, तो 1 लाख कहाँ जाएगा? सर एक अकाउंट हम बनाते हैं, जैसे शेयर प्रीमियम होता है वैसे होता है इक्विटी का अकाउंट शेयर, कि वो शेयर जो कि हमने फेस वैल्यू से कम पे इशू किए हैं उसको हम क्या कह डालते हैं? शेयर। सर जो शेयर डिस्काउंट होता है यूजुअली ये चेंजेस इन इक्विटी में मेरे ख्याल में अभी आप लोगों का इतना कॉन्सेप्ट है नहीं इसका नीचे के लेवल पे, लेकिन शेयर डिस्काउंट लिख लें। डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड बिलो फेस वैल्यू इशू प्राइस, इशू प्राइस। चले सर ये बेसिकली सिंपल सा था। सर्विसेज ली, जो लाख रुपए हमने इजाफी के शेयर्स दे दिए, एंट्री तो डेबिट करनी थी, उसको कहां डाल दिया? शेयर डिस्काउंट। सर ये शेयर डिस्काउंट कैसे शो होता है? ये इक्विटी में ही जहां पे रिटेन अर्निंग वगैरह आते हैं वहां पे नेगेटिव फिगर आ जाती है। ठीक है सर, चलिए बच्चे वेलकम बैक। अब सर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए मजीद एक सवाल देखेंगे और फिर इंशाल्लाह जो है हम चीजों को देखेंगे। आ जाए जी, आ जाए सर। एक और सवाल देखते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं किस तरीके से एम्प्लॉइज के साथ डील करते हैं। एक बहुत अच्छी न्यूज़, जैसे कि अभी कुछ बच्चों ने भी बताया और मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी, बहुत सारे बच्चों को कल केपीएमजी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है और आगे भी बुलाएगी। तो अब आपने क्या करना है? आपने टेंशन नहीं लेनी, वेट करना है। कुछ बच्चों को कल इंटरव्यूज के लिए बुलाया है, मजीद भी जो है सुबह से ही मैं बच्चों के सुन रहा हूँ केपीएमजी बुला रही है। मजीद कुछ बच्चों को केपीएमजी इंशाल्लाह अगले आने वाले चंद दिनों में बुलाएगी। तो जिनका नहीं हुआ, मैं आपको पहले भी बच्चों को कह रहा था, केपीएमजी जानबूझ के बुलाएगी लेट, थोड़ा ज्वाइनिंग थोड़ी लेट कराएगी ताकि आपकी अटेम्प्ट थोड़ी डिले करे। सही है, 2-3 महीने आपको प्रोबेशनरी वाला सीन होगा और फिर आपको कहीं जाके सितंबर अक्टूबर में, और केपीएमजी पिछले 2-3 दफा से करती आई है इसके ऊपर। आईकेप को कहीं ना कहीं नोटिस लेना चाहिए फर्म की इन प्रैक्टिसेस के ऊपर। तो टेंशन ना लें, फर्म में नहीं हुआ इंशाल्लाह आपको जल्दी। अगर मेरा एक एडवाइजर 25 अबव एफटीएस वाले बच्चे जो हैं उनको तो केपीएमजी छांटी कर लेगी, केपीएमजी उठा देगी इस मर्तबा। बाकियों को भी इंशाल्लाह फिर आएंगे डिफरेंट जगहों से इधर। चले सर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपना, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, entity A has been paying entity B a corporate finance consultancy in cash at the rate of 600 per hour for advice। सही है जी। फिर क्या कह रहा है? बेटा इसमें इंक भी पढ़ दें। Entity B is proposing to increase its fees by 5% per annum. Entity A is experiencing cash flow pressures, so it has persuaded entity B to accept payment in the form of shares with effect from 8 July 20x5. The initial arrangement is for 2 years, with entity A agreeing to issue 6,000 of its shares to entity B every 6 months in exchange for entity B providing 300 hours of advice evenly over the period of 6 months। अब सर थोड़ा सा ऊपर वाले दो केस में शरारत तो खैर नहीं कहूंगा, आप बड़े माशाल्लाह काफी चीजें पढ़ के आए। सर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वो कह रहा है कि हम आपको जो है एक तरह से डिस्काउंट वो के दे रहे हैं, क्या कहते हैं कि कैश में हम करेंगे और हम उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है सर, शेयर्स के हिसाब से ट्राई करना चाहेंगे खुद से। इसको 5 मिनट दे रहा हूं, एक दफा खुद से ट्राई करें, गलती से ना डरें। सर क्लास में सीखना है कैसे होना है, गलती से नहीं डरना। जब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूं, एक सर शेयर डिस्काउंट फिर बता दें, शेयर डिस्काउंट फिर बता देता हूं कि सर हमने कहा फेस वैल्यू के से जो कम पे अगर हम शेयर्स इशू कर दें
सही है। तो उन दो फेस वैल्यू और जो है जिस वैल्यू पे हम इशू कर रहे हैं दोनों का डिफरेंस शेयर डिस्काउंट होता है। शेयर प्रीमियम का ये अपोजिट है। चलें जी, खुद से ट्राई करना है मेरा बच्चा आपने ये, गलती से डरे बगैर, क्योंकि ना पहली गलती होगी ना ही आपकी जिंदगी की आखिरी। आप सोचे तो सही, इससे पहले क्या कुछ गलतियां कर चुके हैं और अभी इंशाल्लाह फॉर्म में जाके कितनी करेंगे। अभी नहीं सब बताया मैंने, ग्रांट डेट भी नहीं बताई, वेस्टिंग पीरियड भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। अभी बताऊंगा वेस्टिंग पीरियड क्या है, ग्रांट डेट क्या। हो गया फैजान? तो क्या कोई रिसर्च कर लें? सर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। देखें यहाँ पर जो ना दिमाग आपने बहुत लगाना सीखना है, गलती से नहीं डरना है। गलतियां करें उसको अलग से नोट करें, लर्निंग आउटकम इंशाल्लाह यहाँ पर भी होंगे। गलती से तो डरा ही नहीं सर, ना पहली और ना ही इंशाल्लाह आखिरी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है और 6 महीने बाद भी हैं, जो भी हो तो हमने कहा उसके हिसाब से आएंगे। चले सर, सवाल आपके सामने है। एंटिटी ए ने एंटिटी बी को जो है सर्विसेज दे रहे थे 600 रुपए के हिसाब से, और अब उसने कहा हम 5% बढ़ा दो। तो हमने कहा भैया पैसे तो नहीं है, बढ़ा देते हैं, पैसे नहीं तुम हमसे शेयर्स कैश की जगह क्या ले लो, शेयर्स। उसने कहा ठीक है बढ़िया है। तब हम आए, हमने कहा सर सबसे पहले मैं आऊंगा 1 जुलाई को, ये काम हुआ है। तो हमने कहा पहली एंट्री इस मद में कब बनेगी सर? 31 दिसंबर। और जब 31 दिसंबर को मैं आऊंगा तो क्या एंट्री बनाऊंगा? सबने इधर देखना है, कंसल्टेंसी एक्सपेंस डेबिट और क्या क्रेडिट? शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। अब सर किस हिसाब से, क्योंकि हमने कहा बाय डिफॉल्ट एक शेयर हम क्या अज्यूम करने, कितने का है? 10 रुपए का है। अब ये सुनना सर, नॉर्मल रेट क्या था? 600 रुपए, लेकिन इस दरिंदे ने हमसे रिक्वेस्ट की थी थे कितना बढ़ाएं? 5%। तो मैं कह सकता हूं 600 इंटू 1.05 और घंटे कितने थे? 300। कितना बना? 189,000। चले सर, अब हमने कहा शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 6,000 इंटू 10, 60,000 गया शेयर कैपिटल में। तो रिमेनिंग अमाउंट प्रीमियम में 1,29,000 है ना जी सर। बैलेंसिंग फिगर ये हमेशा क्या होगी? बैलेंसिंग। ये मैं कब बनाऊंगा? 31 दिसंबर 05 है ना सर, X5। और क्या कह रहे हैं? नहीं, कैश अब तक पे कर रहे थे। अब वो देखना सवाल में बच्चा क्या कह रहा है, उसने कहा एक्सेप्ट पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। सही है सर। अभी हम इक्विटी सेटल पढ़ लें, कैश सेटल नहीं पढ़े। कैश में क्या होगा सर? 31 दिसंबर X5 को मैं बनाऊंगा। अब सर आगे बढ़ा, अगली यही एंट्री में एक और दिन भी बनाऊंगा, वो क्या होगा? क्योंकि सर इसने, अगर आप गौर से पढ़ा, आप देखिए पेपर में आप लोग क्या भंड मारते हैं। इसने कहा फीस बाई 5% पर एनम, 5% फीस बढ़ेगी। हमने कहा वो सही है, एनम पर एनम मतलब साल में एक दफा बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पे पेमेंट कितनी दफा है? 2 दफा, 6 महीने में ना सर। वो कह रहा है, सवाल को गौर से पढ़ो, तो वो कह रहा है ओवर द 6 मंथ पीरियड। जी बेटा। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं 5% से बढ़ाना चाहती हूँ, सही है? तो मैं आपसे कहूँगी कि ये कैश फ्लो इशू है, you are right now proposing it, so I am just offering you something better in the form of shares. तो मैं 5% अभी को लगा रहा हूँ। नहीं, मैं अभी नहीं लगा रहा। 1 जुलाई को एग्रीमेंट हुआ, जब मैं पहली पेमेंट दे रहा हूँ ना 31 दिसंबर को, आप मेरे पास आए और आपने कहा कि आप सपोज करना आप कंसल्टिंग सर्विसेज दे रही हैं और मैं जो है कंपनी हूँ। आपने कहा सर 5% बढ़ा दें।
मैंने कहा यार कैश तो नहीं दे सकता, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, एक आपकी बात रखेगी एक मेरी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ 5% फीस बढ़ा दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है कैश नहीं दूंगा, उसके हिसाब से इतने वैल्यू क्या ले लेना आप मुझसे, शेयर्स ले लेना। क्या ले लेना? शेयर्स, उस वैल्यू के हिसाब से। सही है, तो अब मैं आपको कैश नहीं दे रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं, शेयर्स। आपकी बात मानी 5% बढ़ा दी, लेकिन अपनी क्या चलाई, कैश की जगह मैं आपको क्या इशू कर रहा हूं, शेयर्स। अब सुनना इधर नौजवानों, सर 31 दिसंबर 5 को मैं ये एंट्री बनाऊंगा, यही एंट्री में एक और दिन भी बनाऊंगा, वो क्या है 30 जून को भी X6 को ना यही एंट्री बनेगी, 30 जून 6 को भी यही एंट्री बनेगी, कंसल्टेंसी एक्सपेंस डेबिट नहीं। अब सुनना नौजवानों, सुनना, यही तो हम भंड मारते हैं सर। सवाल को फिर से पढ़ते हैं। एंटिटी हैज बीन पेइंग एंटिटी बी कॉर्पोरेट सर्विसेज एट द रेट ऑफ 600 पर एंटिटी बी इज प्रोपोजिंग टू इंक्रीज इट्स फीस बाय 5% पर। ये एग्जामिनर ये शरारतें करता है, फिर एंड में कह रहा है एंटिटी इज एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो सो इट हैज परसुएडेड बी टू एक्सेप्ट पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। इनिशियल एग्रीमेंट इज फॉर 2 years विद एंटिटी ए एग्रीइंग टू इशू 6000 ऑफ शेयर्स टू एंटिटी बी एवरी 6 months। शेयर्स में हर 6 महीने बाद दे रहा हूं, लेकिन फीस साल में एक मर्तबा। अब ये अगली पेमेंट से 31 दिसंबर जो X6 की पेमेंट होगी उससे बढ़ेगी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमने कहा साल में एक दफा, यहाँ पे हम चल रहे हैं जुलाई टू जून, तो अब मैं जो है 30 जून को पेमेंट कर रहा हूं, शेयर कैपिटल और शेयर सेम अमाउंट, बिल्कुल सेम। क्या मैं यहां तलक क्लियर हूं सर? पक्की बात है। अब हम आए, हमने कहा सर 31 दिसंबर X6, ये हम आ रहे थे X5 में 05 में। सही है सर। अब सुनिएगा, अब मैंने कहा साल में एक दफा वादा हुआ है, तो अब वो वादा वफा करने का टाइम आया, मजीद पैसे बढ़ाऊंगा। क्या एंट्री बनाऊंगा? कंसल्टेंसी एक्सपेंस। अब ये जिंदगी में देखें आप लोग, पता है पेपर में एग्जामिनर भी कहता है, उसने एक एग्जांपल दी, बोला डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस में निकालता है ना बच्चा, बोले इतना बड़ा बेवकूफ है, हर साल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करता है, ये डायरेक्ट 0.275 से मल्टीप्लाई नहीं मारता है कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए। वो बोलता है, तो यहां पर भी अब बच्चा क्या करेगा, अगले साल फिर लिखता है 600। सही है। अब सॉरी 600 के पहले रेट में 1.05, फिर एक और दफा 1.05, फिर 300। ये नहीं करना भाई तुझे, 189,000 तो आ गया ना तेरे पास, 5% बढ़ावा 300 घंटे का। सिंपल उठाना है, 189,000 मल्टीप्लाई बाई 1.05 कितना हो गया, 198,450। सही है सर। शेयर कैपिटल में आपने कहा वही जाएगा 60,000 10 रुपए के हिसाब से, बाकी अमाउंट कहां जाएगा, शेयर प्रीमियम कितना हुआ 138,450। अब इधर देख लो नौजवानों, एक और एंट्री 30 जून X7 कंसल्टेंसी एक्सपेंस कितने से 450, शेयर कैपिटल 60,000, शेयर प्रीमियम 138,450। क्या मैं क्लियर हूं? पक्की बात है। चले सर, ये अगर आप लोगों ने कर लिया है कॉपी भी कर लें इसको। फिर मैं बताऊंगा कि जब आपको पेपर में इन चीजों को कैसे लेकर जाना है। बिल्कुल लेनी चाहिए। एक बच्चे का सवाल है कि सर अगर हमारी जून 23 के अटेम्प्ट नहीं तो हम क्लासेस अभी से लें, बिल्कुल लें। मैं कहता हूँ अगर आपको 1.5 साल मिल रहा है ना, तो 1.5 साल में 3 पेपर सुकून से देने तो सुकून से दें, थोड़ी मारामारी से देने तो 4 पेपर दें। बट 4 का मुझे लगता है कि बाइकेप का जो लेवल है ना, तो एक साथ 4 पेपर देना बहुत मुश्किल हो जाता है एक नॉर्मल बच्चे के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तो आप 4 दें। एक बच्चे का सवाल है, ठीक है सर। सर अभी क्लासेस फिर लेनी चाहिए नहीं? मेरा बच्चा सवाल को गौर से पढ़े, तमाम बच्चे से एक सर सवाल को अगर हम गौर से पढ़ेंगे ना, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, तो वो कह रहा है एंड एग्रीइंग टू इशू 6 शेयर्स टू एंटिटी बी एवरी 6 months इन एक्सचेंज फॉर एंटिटी बी। सही है सर। तो अब इस सवाल का आप लर्निंग आउटकम क्या लिखेंगे? लर्निंग आउटकम आप लिखेंगे रीड क्वेश्चन केयरफुली।
रीड क्वेश्चन सब बच्चे से, सबको ये मसला होता है, पेपर में भी ये मसला होता है, वो आपको अल्फाज में घुमाएगा। तो कहा पर एनम होगा, लेकिन जो है 6-6 महीने में करवा रहा है। क्या मैं क्लियर हूं? अब सर एक चीज बड़ी गौर से आप लोग को ये पेपर टिप्स देनी है। पेपर में आप लोग क्या गलतियां करते हैं? देखो, एक होता है टाइम है, पहला दूसरा सवाल है सही, लेकिन जब तुम भाग रहे हो ना जिंदगी में, जब तुम भाग रहे हो पेपर में, जब तुम भाग रहे हो, तो याद रखना सर आपको लग रहा है टाइम कम है, अब तुम्हारा मेन फोकस होगा मुझे पेपर पूरा करना है, सही है? तो तुम यहीं पे दूसरी एंट्री सेम ही है ना, टाइम है तो पूरा सही से लिखो, नहीं है ना टाइम खुदाड़ा पेपर पूरा करो। ऑन एवरेज FFR का पेपर है ना बच्चा 85 नंबर का कर सकते हैं, 15 नंबर छूटते हैं। ऑन एवरेज बता रहा हूं मैं, ये 15 नंबर। और कैफ में भी जो अगर बच्चों के छूटते हैं, मैं एक ऐसी स्टूडेंट को जानता हूं, मेरी बहुत अच्छी बहुत मेहनती स्टूडेंट है बेचारी, उसने 77 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, उसके नंबर आए 46। उसने कहा सर टाइम ही नहीं बचा। मैंने कहा अगर आप एक सवाल और अटेम्प्ट करती तो आप पास हो जाती। अब आप सर सोचे ना, उस बच्ची को मैंने बड़ा समझाया, मैंने कहा बेटा आप नोक पलक सवाल ना छोड़ दें पेपर में, ये सब चीजें नहीं। अब आपके पास टाइम नहीं है, ये सब चीजें आपको डिसीजन मेकिंग कॉल है मेरा बच्चा, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा दोनों एंट्री सेम ही है, दिल घबरा है, नहीं वो क्या बुरा लग जाएगा उसको, एक नीचे एक लाइन लिख दें, सेम एंट्री फॉर 31 दिसंबर X5 एंड X6, खत्म। अब वो आपको वापस ये सब लिखने की जरूरत, एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। सेम गोल, अगर टाइम कम हो, टाइम है तो दोनों अलग अलग लिख लो, टाइम कम हो आखिरी के सवाल हो, पेपर पूरा फोकस करो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं हमेशा बच्चों को देता हूं, लेकिन मेरे बहुत सारे बच्चे अमल नहीं करते, वो भी अभी मैं आपको बता ही दूं। मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, वो जो कि हमेशा बच्चा नहीं है सर, बच्चे के साथ मसला ही तो ये है ना कि चीजों को उसने देखना नहीं, सही से करना नहीं। अब वो बच्चा पता है क्या करता है, मैं कहता हूँ आखिरी सवाल में, और कुछ बच्चों ने कैफ लेवल पे किया, उनको फायदा भी हुआ है। आखिरी सवाल पे हो और सवाल है बड़ा 25 नंबर का, FFR में आती है कंसोलिडेशन, तेरे पास बचे 15 मिनट है, 12 मिनट है, अब तुम नहीं कर सकते इस सवाल को ना पूरा। कोशिश करो कि 1-2 इंपॉर्टेंट फिगर जो क्विकली निकाल सकते हो वो निकाल दो, उसके बाद एग्जामिनर को पूरा कॉन्सेप्ट समझा दो, मतलब कि इस सवाल को तुम कैसे अप्रोच करोगे। मैंने किया है अपना, मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर था, 82 नंबर का हो गया, एक सवाल आया हुआ था 18 नंबर का, मुझे पता था मेरे अच्छे भी और 8 मिनट बाकी थे। उनका सवाल पढ़ूंगा या करूंगा, मैंने सवाल को पढ़ा है 3-4 मिनट में, लिखना शुरू किया है। सबसे पहली चीज लिखी है, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हेंस आई एम अनएबल टू सॉल्व इट न्यूमेरिकली बट आई नो द कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ टू अप्रोच द सॉल्यूशन। लिखना शुरू कर दिया, फर्स्ट वी विल कंप्यूट दिस, फॉर कंप्यूटिंग दिस वी विल हैव टू टेक दिस फिगर, पूरा बस कैलकुलेटर नहीं चला रहा हूँ, उसको पूरा एक चिट्ठी लिख रहा हूँ, पूरा मैंने पेज भर दिया, क्योंकि मैंने कहा 18 नंबर के सवाल में अगर कैलकुलेशन में घुसा तो हो गया। मैंने कहा अब टेस्टिंग थी कि ये पास करता है या फेल, क्योंकि मुझे पता था 82 नंबर में 45, 46, 47 नंबर आएंगे, 2-3 नंबर तो रुके ही थे, उसने मुझे पास कर दिया। तो मैं समझ गया कि ये आदमी जो है ना अच्छी चेकिंग करता है। इसके पीछे मेरा कॉन्फिडेंस था। टेक्स्ट का पेपर था, न्यूमेरिकल का आप सब देखे हैं, कैफ 6 का, उसमें मैं पहला सवाल कर रहा था और मैंने ना बीच में कोई एक फिगर गलत ले ली, रेट गलत ले लिया ना, मुझे ना प्रोविडेंट फंड पे इतने परसेंट, इतने पर रेट गलत ले लिया, सवाल पूरा सॉल्व कर गया। इत्तेफाक से जब अगले सवाल में मूव करा तो नजर पड़ गई, अब मैं तो पूरा सवाल कर चुका हूँ, टैक्स लायबिलिटी वगैरह सब निकाल चुका हूँ, अब गलत। मैंने फिर स्टैटिक डाला, जहाँ जो फिगर गलत ली थी स्टैटिक डाल के लिखा, आई हैव आइडेंटिफाइड दैट आई हैव टेकन दिस फिगर रॉन्गली, करेक्ट फिगर विल बी दिस बट आई एम नॉट करेक्टिंग इट बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, काइंडली कंसिडर। अब मैंने बोला यार देखो मैंने फिगर गलत ले ली, स्टैटिक भी मार दिया और चेकिंग करके यहाँ पे पहुंचेगा तो मैंने, अब मेरा दिमाग पीछे क्या था यार, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये खुद भी पेपर सीए के दिया हुआ है, इसको ये बात पता होगी कि भाई बच्चे के साथ ये भंड होते हैं, ये मैंने किया। इसके अलावा आपको बताऊंगा सर BFD का पेपर चल रहा है, सवाल आगे ही नहीं बढ़ रहा जब तक एक फिगर नहीं निकाल दो, और मनुष्य वो फिगर निकल ही नहीं रही पेपर में, और पेपर में बचे थे बंद मतलब 10-15 मिनट, उसके बाद सवाल अच्छा खासा बचा था। और मैंने कहा क्या करूं, मैंने कहा या अल्लाह कुछ मदद करा, अल्लाह से बातें करो पेपर में। मैंने दिमाग में आया अजम्पशन ले, नो फिगर की अज्यूम, कॉन्सेप्ट की बेस पे, केस ए में ये थी तो केस बी में ये होगी, एक कॉन्सेप्ट लगाया, वो फिगर डाली
और बाकी पूरे का सवाल। मैंने कहा इस फिगर के मार्क्स काटेगा ना, बाकी सवाल के स्टेप्स के मार्क्स वो देगा। अब ये सब चीजें हम बच्चों को बताते नहीं है। बच्चा पेपर में स्ट्रगल करता है, फंस गया तो फंस गया भाई, खुदाड़ा। मैंने कहा था विंटर 18 का अटेम्प्ट, देखो सवाल वो खुद कह रहा है पूरा सवाल तुझसे नहीं होगा, आगे बढ़ आगे बढ़। सही है सर? तो मेरा बच्चा प्लीज इस चीज पे थोड़ा सा जाओ सब के सब, और आगे बढ़ो, गलतियों से नहीं डरो। चले सर, क्या हम यहां तक क्लियर हैं? अब सर इस सवाल का वैसे लर्निंग आउटकम लिख लें, इस सवाल का लर्निंग आउटकम लिख लें। रेट इंक्रीज, लर्निंग आउटकम क्या है? जो बच्चे मुझसे पहली दफा पढ़ रहे हैं उनके लिए सर लर्निंग आउटकम मुझे पता है आखिरी दिन आप चीजें रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको लर्निंग आउटकम लिखवा करके इस चीज को, क्या आपको रिवीजन में सिर्फ आप इस सवाल में देखेंगे आपको याद आ जाएगा, अच्छा यार ये चीज थी इस सवाल में, बाकी पूरा सवाल आपको आखिरी दिन रिवीजन में करने की जरूरत नहीं है। लर्निंग आउटकम लिखेंगे रेट इंक्रीज विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग, रेट इंक्रीज एनुअली, इसका रेट इंक्रीज एनुअली बट पेमेंट्स आर मेड सेमी एनुअली। रेट इंक्रीज एनुअली बट पेमेंट्स आर मेड सेमी एनुअली। अब ये जब लर्निंग आउटकम लिखा हुआ होगा तो इंशाल्लाह आखिरी दिन आप जो है इस पॉइंट को जब पढ़ के जाएंगे तो आप गुमराह नहीं होंगे। अब आ जाए मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ते हुए कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्म समझाऊंगा, क्योंकि अगली चीज उस पर आ रही है जो कि पूरे स्टैंडर्ड का 40% ट्रांजैक्शंस विद एम्प्लॉइज के साथ जो ट्रांजैक्शंस हमें करनी है, किस हिसाब से करनी है, क्या करनी है, जरा इसको मेरा बच्चा बहुत गौर से समझना है। सर देखें, असल में अब हमारा यहाँ पे आपके साथ जो फोकस है ना वो यही है कि एम्प्लॉइज को कंपनी यूजुअली सैलरी की मद में शेयर्स नहीं देती, जो दुनिया भर में होता है वो होता है एक तरह से बेनिफिट। जैसे ग्रेच्युटी होता है ना हमारे मुल्क में कि ग्रेच्युटी नंबर ऑफ सैलरीज इनटू लास्ट सैलरी ड्रॉन इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, वैसा ही होता है। और ये बहुत कॉमन है, यकीन माने यूएस में, यूके में हर कंपनी ये काम कर रही है। आप सर हमारे पास 5 साल टिक जाए तो हम आपको 50,000 शेयर्स दे देंगे। 50,000 शेयर सस्ते में खरीदने का हक दे देंगे, उसको हम कहते हैं ऑप्शंस। क्या कहते हैं? अब तुम्हें बड़े गौर से सुनना है प्यारे प्यारे बच्चों। अब अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो उसका हम आएंगे, लेकिन यहां पर मैं पढ़ूंगा ट्रांजैक्शन मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट ग्रांट डेट। अब पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रांट डेट। ग्रांट डेट होती है, सुनना, ग्रांट डेट होती है डेट at which entity and counter party agree to share based payment। ये वो डेट है जिसमें कंपनी और काउंटर पार्टी एग्री कर जाते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर। सिंपल, बिल्कुल सिंपल करके रहेंगे ताकि आपको मसला ना हो। अब सर सुनना, जिंदगी में जो है ना कोई भी चीज फ्री नहीं है। शायद मेरे हिसाब से सिर्फ माँ बाप जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपको विदाउट किसी कंसिडरेशन करते हैं, लेकिन माँ बाप के अलावा शायद औलाद भी माँ बाप से मोहब्बत कहीं ना कहीं करती है, तो कंसिडरेशन होती है। बाप ने अगर बचपन से बच्चे का ख्याल ना रखा हो, अब्बा आपको जाए और बड़ी शादी में जलील कर दें, सही है, या कोई भी, तो कहीं ना कहीं जो है बच्चे के अंदर भी कोई ना कोई एक होता है कि उसको भी कुछ गिव एंड टेक चाहिए होता है। माँ बाप की जो आपसे मोहब्बत है वो क्या है? विदाउट कंडीशन होती है। आप बच्चे औलाद जितनी ना फरमानो कुछ भी हो, माँ बाप मोहब्बत करते हैं। सर इसे ये स्टैंडर्ड वगैरह कोई चीज़ फ्री में, कंपनी अगर एम्प्लॉइज को शेयर्स देती है ना तो उसके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ कंडीशन लगाती है। ऐसे ही नहीं होता कि कंडीशंस जो हैं आपको विदाउट एनी कंडीशन हो जाए। सही है सर, कंडीशंस तो होती है। अब हम आते हैं वेस्टिंग कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस कहते हैं हम? वेस्टिंग। अब सर वेस्टिंग का मतलब क्या है? शेयर्स के मिल जाना। वेस्टिंग मतलब मिल जाना। आपको शेयर्स कब वेस्ट होंगे, क्या कंडीशंस है? अब बड़े गौर से सुनना।
हमने कहा इसको मैं बाइफर्केट कर रहा हूं दो उसमें, नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन और हमने कहा सर दूसरी कंडीशंस होती हैं मार्केट बेस्ड कंडीशंस। अब सुनना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं सर। हमने कहा सर कंडीशंस कितनी तरह की, ऑनलाइन वाले बच्चों आप हमारे साथ हैं तो बेटा लिख दें सीसी ताकि हमें पता चलता रहे कि जो है आप हमारे साथ हैं, साथ हैं आप हमारे। चलें सर, अब आ जाए सर मार्केट बेस्ड और नॉन मार्केट बेस्ड। सुनना, नॉन मार्केट बेस्ड का मतलब है कंडीशंस का सिंपल अल्फाज में रिलेट्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ एंटिटी शेयर्स। एंटिटी, भाई अब सुनना, इसकी एग्जांपल बताएं सर। बिल्कुल बताएंगे। आपको कंपनी ने कहा कि फैजान मियाँ हम आपको शेयर्स देंगे 10,000 शेयर्स, अगर कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू एक साल के बाद 50 से 80 हो गई तो फैजान तेरे 10,000 शेयर्स पक्के। अब ये कौन सी कंडीशन है? मार्केट बेस। किससे रिलेट कर रही है? क्या फैजान कुछ कर सकता है इसमें? नहीं सर, फैजान कुछ नहीं कर सकता, ये मार्केट के रहमो करम पे है। सही है। अब आते हैं नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशंस में, दो आती हैं। एक होती है, अभी कॉपी नहीं करो सिर्फ समझो, सर्विस कंडीशन। कौन सी? सर्विस कंडीशन। और एक होती है परफॉर्मेंस कंडीशंस। अब सर सर्विस कंडीशन कौन सी होती है, परफॉर्मेंस कौन सी? सर्विस कंडीशन बड़ी सिंपल होती है, वर्किंग फॉर एंटिटी for a particular period of time, for a particular period of time। इसमें और कुछ भी नहीं होता। कंपनी कहती है भैया फैजान तुम हमारे पास काम कर लो 5 साल और 1 लाख शेयर हमसे ले लो। ये यूजुअली सबसे ज्यादा कॉमन यही होता है। बंदे को रोकना है तो उसको 5 साल बाद लालच इतनी बड़ी दे दो शेयर्स की सूरत में कि वो जाते हुए सोचे। सही है सर। अब जो बच्चे इंडस्ट्री आर्टिकल्स कर रहे हैं उनको मैं मतलब उनकी जो इंडस्ट्री है उनको यही रिकमेंड करूंगा। उनको मसला यही है कि भाई बच्चा हमारे पास से भाग जाता है। हम मेहनत करते हैं 3 महीने 4 महीने, मैं कहता हूँ आप मेहनत ही तो गलत कर रहे हो। आप बच्चे को एनवायरनमेंट दो, लर्निंग दो, बच्चा नहीं भागेगा। सीमेंस से अभी बच्चे का बच्चा भागा है, के इलेक्ट्रिक में बच्चा नहीं टिकता। भाई क्यों नहीं टिक रहा? आपका कुछ मसला है ना यार। आप पैसे भी अच्छे दे रहे हो मार्केट से सब कुछ, लेकिन बच्चा नहीं टिक रहा, कुछ तो मसला है ना आप कर रहे हो। तो हमने कहा तो अब वो अगर ये कर दे बच्चों को बोले हमारे पास आर्टिकल्स पूरी कर ले 1 लाख शेयर्स, हराम में बच्चा भागे। सही है। तो हमने कहा लेकिन पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ होता है लोगों। अब आते हैं सर परफॉर्मेंस बेस, कोई टारगेट अचीव करना। ये हमने कहा अचीविंग अ टारगेट। अब आप मुझे बताएं आपका क्या टारगेट हो सकता है, मुझे बताएं। मैं एग्जांपल देता हूं। मैं यूनिलीवर में था ना, खैर हमारी यूनिलीवर में हमें शेयर्स तो नहीं मिलते थे, लेकिन हमारी प्रमोशन इस पे डिपेंड करती थी। किस पे? वो कहते थे भाई तुमने सेविंग्स कर दी ना अगर। अब हमारी एक टीम बना दी, मैं था फैक्ट्री इंजीनियर था और मेरे साथ जो वर्क्स मैनेजर था। फैक्ट्री का अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो नहीं आइडिया हो, सर फैक्ट्री में ना सबसे ऊपर होता है वर्क्स मैनेजर, उसके नीचे होता है फैक्ट्री इंजीनियर और ऑपरेशन मैनेजर। वर्क्स मैनेजर फैक्ट्री का अब्बू, फैक्ट्री का सीईओ। ऑपरेशन मैनेजर कौन होता है सर? जो कि प्रोडक्शन की जिम्मेदारी जिसकी होती है। और फैक्ट्री इंजीनियर जिसकी मशीनों की रिपेयर मेंटेनेंस की, ये फैक्ट्री की कोर टीम होती है। ये 3 लोग और एक चौथा मैं था जो कि फूड फैक्ट्री देख रहा था यूनिलीवर की। हम चारों को मिला दिया गया और हम चारों को मिलाकर कहा गया कि भाई तुम्हें एक काम करना है और काम ये करना है कि साल के दौरान 80 मिलियन की सेविंग्स लानी है, तो तुम्हारी प्रमोशन है सबकी, वरना नहीं है। खैर हमने डिफरेंट चीज़ों पे काम किया और 76 मिलियन की सेविंग लाए, 4 मिलियन की हमारी प्रमोशन नहीं, बट हमारा इंक्रीमेंट सही लग गया। तो सर ये होती है कंडीशन परफॉर्मेंस, अचीविंग अ टारगेट। मैंने कहा सेविंग्स का टारगेट। इसी तरीके से
सेल्स वालों को तो मिलते हैं ना टारगेट। हाँ, सेल्स वालों को भी मिलते हैं, सही है, किसी को भी। अब इसी तरीके से एक होता है, आप हार्वर्ड है, हार्वर्ड भी अपने सपोज करें हार्वर्ड एक कंपनी बन गई, उसका यूनिवर्सिटी है बट कंपनी भी बन जाते हैं, वो कंपनी बन गई। उन्होंने कहा अपने जो है स्कॉलर्स को सबको कहा कि आपको जो है ना ये रिसर्च पूरी करनी है तो आपको इतने शेयर्स मिलेंगे। तो कंप्लीटिंग का रिसर्च, सर ये सारी चीजें जो हैं ये किस में आ जाएंगी? परफॉर्मेंस। तो हमने कहा सर वेस्टिंग कंडीशंस कितनी तरह की होती हैं? दो, नॉन मार्केट बेस्ड सर्विस और परफॉर्मेंस। और मार्केट बेस्ड रिलेट्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ एंटिटी शेयर्स। ये दो तरह की कंडीशंस होती हैं, इनको कॉपी करने फिर आगे बढ़ेंगे। सर्विस कंडीशन होती है, ज्यादातर सर्विस कंडीशन ही होती है। तो मार्केट का तो सर मार्केट तो देखे ना, कोई भी रिस्क नहीं लेगा, आप और मैं भी शायद। मार्केट देखें, अभी मैं बताऊंगा, मार्केट तो आपका मेरा कुछ है ही नहीं। जुआ तो सर बहुत सारी चीजों में नहीं। कोई सवाल ऑनलाइन वाले बच्चों तो बेटा पूछ सकते हैं। सर सर्विस कंडीशन होती है कि सबूर मियाँ आपको जो है 15 साल के लिए कंपनी में काम करना है, तो मैं कंपनी जो है 2 लाख शेयर्स देगी, ये सर्विस कंडीशन है। कि नंबर ऑफ ईयर्स आपको कंपनी में स्पेंड करना है, सही है सर। वर्किंग फॉर एंटिटी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आपको फर्म कह दे, अब आप हैं फर्म में और आप भाग रहे हैं, आप जीटी में, और आपने कहा मैं 6 महीने बाद चले जाऊंगा, तब जीटी ने आपको रोकने के लिए बोल दिया भाई तू इतने दिन काम कर ले, हम तुझे जो है ये एक प्रॉफिट का इतना परसेंटेज दे देंगे, सही है, तो हमारे पास जो है 3 आर्टिकल्स कर ले। तो ये सब चीजें क्या है? सर्विस कंडीशन है यहाँ पे, क्योंकि हम शेयर्स के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो सर्विस कंडीशन, रुक जाना, तुम्हें रोकने के लिए हम यूज करते हैं ग्रेचुटी। गोड़ा ग्रेचुटी नहीं देखता, बोलता है ये दो भाई शेयर्स वेयर्स, सही। वो तेज है यार, वो हमारे आपकी तरह थोड़ी बेवकूफ। क्लियर है? यहां तक कर लिया कॉपी? तो हम इसका एक सवाल भी करेंगे सर। चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, इजी है सर। इंशाल्लाह आपको पढ़ाया ऐसे जाएगा कि आप बोलेंगे सर कि इंशाल्लाह मसले की बात आपको लगेगी ही नहीं। चलिए सर बढ़ो आगे। अभी हमने बिल्कुल सिंपल रखा है। अभी आप समझें कि मैं इस पे बात करूंगा, इसके कुछ सवालात आपको जरा समझाऊंगा। सर्विस कंडीशन, वर्किंग फॉर अ एंटिटी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। याद रखो, फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे ग्रेचुटी होती है ना, वो एक अलग होती है, लेकिन ये अलग है। अब ग्रेचुटी के केस में भी तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है IAS 12 जब हम करते थे उसके अंदर हमने देखा था FAR 2 में, IAS 1037 में, स्पेशली IAS 12 में वो कहता था ग्रेचुटी एक्सपेंस की प्रोविजन इतनी है, पेमेंट इतनी है। वो होता क्या था, प्रोविजन हम क्यों क्रिएट करते हैं, हमें पता है कि भाई फॉर एग्जांपल, क्या नाम है बॉय तेरा? अहमद। अहमद हमें पता है यार 25 साल बाद कंपनी छोड़ेगा, लेकिन अहमद ने भी कंपनी में 10 साल गुजार ली, इसकी कुछ ग्रेचुटी ड्यू हो गई है और आगे भी ये गुजारेगा। तो हम ये इंतजार नहीं करते कि 25 साल बाद जब अहमद छोड़ेगा हम इसको जो पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें, नहीं। कॉन्सेप्ट यही होता है कि यार अहमद जो सर्विस करता जा रहा है इसकी ग्रेचुटी ड्यू होती जा रही है, तो आइडियली हमें आज ही इसका एक्रूवल क्रिएट कर लेना चाहिए। यहां भी यही कॉन्सेप्ट है। अगर ये दरिंदा 5 साल कंपनी में काम करेगा तो इसको 10,000 शेयर्स मिलेंगे। तो जो इसको 10,000 शेयर्स मिलेंगे, उन शेयर्स को हिसाब से आज एक्सपेंस का एस्टिमेट करो और आज ही से हर साल रिकॉर्ड करना। इंतजार नहीं करो कि ये 5 साल बाद जाएगा और 5 साल के बाद जो इसको पेमेंट होगी तो हम रिकॉर्ड बता देंगे, एंट्री बता देंगे एक्सपेंस डेबिट
शेयर कैपिटल। नहीं 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 नहीं, आज ही अकाउंटिंग शुरू कर दो। अब सर आज अकाउंटिंग शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, अभी सिर्फ इसका ये पोर्शन पढ़ो। ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज मेजर एट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट। अब सर एक ग्रांट डेट क्या होता है? ग्रांट डेट जिस दिन एग्रीमेंट होता है, जिस दिन कंपनी ने कहा ना कि अहमद भैया आप जाओगे, आपको 10,000 शेयर्स देंगे। अहमद ने कहा सर ठीक है, बेस्ट है। जिस दिन ये बात तय हुई वो ग्रांट डेट हो गई। वो कौन सी डेट हो गई? फिर आते हैं डू नॉट रीमेजर एट ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड में। क्या मतलब? बार बार फेयर वैल्यू को चेंज करने की जरूरत। इसने कहा भाई अहमद ने कमिटमेंट कर लिया, कंपनी ने कमिटमेंट कर लिया, तो आज ये चीज क्या हो गई? तय हो गई। अब बार बार फेयर वैल्यू के चक्रों में नहीं पड़ो। फेयर वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्यों नहीं पड़ो? बोला क्योंकि यार फेयर वैल्यू कुछ भी हो रही है, तुमने जिस दिन वादा किया ना उस दिन की वैल्यू। अब तुम फेयर वैल्यू मार्केट में कुछ भी हो जाए, तुम जो अहमद को शेयर्स दोगे तो तुम्हारी जेब से कोई खास कैश आउटफ्लो नहीं है, तुम्हारी जेब से तो शेयर्स जा रहे हैं ना भाई। अब शेयर्स तुमने आज ही सोच लिया अहमद को देने हैं, तो जिस दिन तुमने सोच लिया उसी पर रिकॉर्ड कर दो इसको रीमेजर करने के। रीमेजर कौन करे? जिसको बाजार से खरीद के शेयर्स देने हो। तुम तो खुद अपने कंपनी और शेयर इशू करोगे, तुम्हें जरूरत। रिकॉग्नाइज ओवर वेस्टिंग पीरियड। सर एक नाम आ रहा है वेस्टिंग पीरियड, ये क्या नाम है? वेस्टिंग पीरियड होता है पीरियड ओवर विच वेस्टिंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी मेट। सही है सर, या सेटिस्फाइड लिख लेते हैं। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? वेस्टिंग पीरियड ओवर विच, फिर हम इसका पहला सवाल भी करेंगे अभी। पीरियड ओवर विच वेस्टिंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी मेट, या हम कह सकते हैं सेटिस्फाइड। अब सर मैं अगर कह रहा हूं अहमद 5 साल कंपनी में रुक जा, तुझे 10,000 शेयर्स मिलेंगे, तो बताओ वेस्टिंग पीरियड क्या होगा? 5 साल। वेस्टिंग पीरियड क्या है? 5 साल। ऐसा ही है सर। और यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट दे देता हूं छोटा सा, ये वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट सर कॉमन सेंस भी चलाना सिखाऊंगा। वेस्टिंग डेट क्या होगी तुम्हारे ख्याल में? क्या होगी वेस्टिंग डेट? जिस दिन 5 साल पूरे हो जाए। ग्रांट डेट जिस दिन कार्रवाई शुरू हो रही है। वेस्टिंग डेट जिस दिन 5 साल पूरे हो जाएं। तुम्हारे केस में जब तुम फर्म में रजिस्टर्ड होगे इंशाल्लाह सब 1 जून से हो जाओगे, कल से, चाहे जब भी ज्वाइन करो, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह 1 जून से तुम लोग रजिस्टर्ड हो जाओगे जिस भी फर्म में हो। तो 1 जून ग्रांट डेट है। आर्टिकल्स खत्म होगी तुम्हारी 3-3.5 साल बाद 30 नवंबर को, वो क्या हो जाएगी? वेस्टिंग डेट, जिस दिन पीरियड खत्म। सही है। तो पीरियड ओवर विच एम्प्लॉय बिकम्स entitled to receive shares। भाई जिस दिन अब आपने कहा ना तुझे शेयर्स मिलने वाले हैं मेरा बच्चा, ये हो जाएगा हमारा वेस्टिंग डेट। क्या मैं क्लियर हूं यहां तक? पक्की बात है। तो आए सर अब एक सवाल देखेंगे और सवाल की बेस पे आपको चीजें इंशाल्लाह समझाएंगे भी और कराएंगे भी। अब अच्छा कुछ याद रखना, कुछ चीजें स्पेसिफिक, बच्चे को ना जिंदगी में मसला होता है कि सवाल शुरू कहाँ से करूं, तो मैं आपको फॉर्मेट बनाऊंगा। जरूरी नहीं कि कुछ वही फॉर्मेट हर इजी सवाल में भी। अब शुरू के सवाल थोड़े से इजी हैं, उनमें शायद वो फॉर्मेट ना हो, लेकिन आगे आप जाएंगे तो वो फॉर्मेट भी काम आएगा। तो इसीलिए कोशिश करना है फॉर्मेट के हिसाब से ही चीज़ों को करें। सही है सर। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर नहीं कि हर सवाल नया है। सही है। यहाँ पर ये फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा यहाँ तक अगर क्लियर हो तो प्लीज एक दफा कह दो सीसी। सब कहें जी सर। चलें अब आएंगे सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहला काम आदत डालनी है रिक्वायरमेंट।
What are the accounting entries to be recorded in each of the year 2007, 2008 and 2009? सही है सर। सर्विसेज कंडीशन पे आ रहा हूं। A company provides each of 10 key employees with 1000 share options on 1 January 2007. Each option has a fair value of rupees 9 at the grant date। इसने कहा फेयर वैल्यू 9 रुपए की है, सही है। रुपीज 11 ऑन 1 जनवरी 2008, रुपीज 4 ऑन 1 जनवरी 2009 एंड रुपीज 12 ऑन 31 दिसंबर 2009। ठीक है। ऑप्शंस डू नॉट वेस्ट, इसने कहा भैया ऑप्शंस डू नॉट वेस्ट अंटिल 31 दिसंबर 2009 एंड आर डिपेंडेंट ऑन कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट। All 10 employees are expected to remain within the company। अब सर याद रखें, यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, लेकिन खुदारा ये दुआ आपको नहीं करनी। यहाँ पे यादें माजी बहुत जरूरी है। आइए सीट पढ़ा है। चेंजेस इन एस्टिमेट्स याद है। अंदाजों का गलत साबित होना, जिंदगी में आपने कितने अंदाजे लगाए थे, है ना। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था फैजान ने कि मेरा फर्ग्यूसन में होगा, लेकिन हो गया, है ना सर। सही है। फैजान के बारे में शायद मैंने भी ये नहीं सोचा था, लेकिन इसने मेरा भी अंदाजा, मैंने कहा EY वाला बुआई है, डिस्को मौलवी ये जाएगा EY, लेकिन फैजान ने मेरा भी अंदाजा क्या कर दिया। तो अंदाजे क्या होते हैं, चेंज होते हैं, है ना सर। यहाँ पर भी अंदाजे क्या होंगे, चेंज होंगे। लेकिन सर अंदाजों के चेंज को हम देखेंगे अगले सवाल में। यहाँ पर अभी जैसे इसने कहा ना 10 एम्प्लॉय रहेंगे, आपने कहा 2 चले गए फिर क्या करूंगा, 3 चले गए फिर क्या करूंगा। अभी मैं अंदाजों के चेंज होने को नहीं देख रहा। अभी हम देखेंगे अगर अंदाजे जैसे आपने सोचे थे वो ही रहे। आपने सोचा था फर्ग्यूसन में गया, अब तो जिंदगी गुलजार, और पहले ही हफ्ते में हो गई बेजार। सर याद रखें, ऑडिट फर्म जो होती है ना 3.5 साल, कसम खुदा की मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लोगों ने डरा बहुत दिया था। मेरा फर्ग्यूसन में भी हो गया था, KPMG में भी हो गया था इत्तेफाक से। और मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी जो मैं बहुत सारे बच्चों को कहता हूँ, तुम लोग नहीं करना। फर्ग्यूसन में मेरा हो गया था, फिर भी मैं KPMG में चला गया, डिलाइट्स में नहीं गया था उस टाइम। वैसे हमारे टाइम पे कोई वो कमाल नहीं था हम में। हमारे टाइम पे जो बच्चा 3 साल में कैफ करता था ना, उसको बिग 4 हाथ चूम के लेती थी, बोलता आजा भाई तू, सही है। तो मेरा फर्ग्यूसन में हो गया, फिर भी मैं KPMG में गया था, जो कि नहीं जाना चाहिए था। सर क्यों नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि आइडियली यार किसी और बच्चे को दे दो, मुझे था, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मुझे ना सूद वूद बैंक में का थोड़ा इम्पैक्ट था उस टाइम पे, तो मैं इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज था, और उस टाइम पे हालात भी थे। तो खैर सर मैंने ना दोनों में हो गया, मैं कंफ्यूज। मंडे से फर्ग्यूसन में ट्रेनिंग शुरू, और KPMG की कॉल आ गई जुम्मे की रात शाम में, आप हमें भी ज्वाइन कर लो। अब फर्ग्यूसन में मैं क्यों कंफ्यूज था, मैंने कहा यार, अब मैंने, क्योंकि 2 दोस्तों ने मुझे कहा था, दोनों दोस्त जो फर्म में पहुंच चुके थे, मुझसे मोहल्ले के दोस्त थे, उनसे सलाम तो अच्छी थी, उनसे बात की, उन्होंने बोला भाई वॉशरूम में जाके रो चुके हैं। मतलब एक तो ये समझ में नहीं आता कि लड़के वॉशरूम में जाके क्यों रो रहे हैं फर्ग्यूसन में। एक दोस्त जो है वो 3:30 बजे बोलते हैं रोज रात को घर पे आता हूँ। अब तो यार चौकीदार भी बिल्डिंग का जो है ना, वो कहता है भाई तू चाबी ले ले, मेरी नींद खराब करते हैं। और दूसरा दोस्त है, उसको इतना फर्म में उसके साथ इतना टॉर्चर, शुरू में खुदारा फर्म में जाओ, किसी भी फर्म में जाओ, जॉब इंचार्ज के साथ बदतमीजी नहीं करना। अगर तुमने शुरू में जॉब इंचार्ज के साथ कर दी ना बदतमीजी, जालिम लोग हो जाते हैं कभी कभी, सही है। तो आपने जॉब इंचार्ज के साथ बदतमीजी कर दी तो वो आपको रगड़ा देगा। उसका कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, दोनों ने कहा मर गए। फिर वही दो जो एक जिसने जॉब इंचार्ज के साथ बदतमीजी की थी, उसके भाई KPMG बता। मैंने पूछा सर क्या करूँ, आपके भाई और दूसरा दोस्त डरा रहे फर्ग्यूसन में नहीं जाओ। उसने कहा चले जा। उसने कहा देख 3.5 साल का रगड़ा है, और उसने कहा यार मैं फर्ग्यूसन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, सही है। अच्छा उस टाइम पे KPMG के पास एक्सटर्नल ऑडिट्स भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे, बिग 4 में तो था बहुत अच्छे नहीं थे, फर्ग्यूसन के पास ज़्यादा थे। तो उसने कहा दोनों में हो गया है तो चले जा। बट मैं कहता हूँ आज के दौर में अगर आपका फर्ग्यूसन में भी हो जाए और KPMG में भी हो जाए, और आपको कोई सेक्शन में कुछ मसला ना हो, और आपके पास तो अब टाइम भी कम है, फर्ग्यूसन जाना हो तो KPMG में मना कर दो। फिर मैं डिलाइट्स नहीं गया, मैंने फ़ोन पर बोल दिया सर इसको। और एक और चीज़ अच्छी करो, किसी जगह तुम नहीं जा रहे हो ना, तो उनको फ़ोन करके मना करो, और अपने किसी ऐसे दोस्त का रेफरेंस भी दे दो
जो क्राइटेरिया मीट करते हैं उसको भुलाया नहीं है। किसी का भला करो, इंशाल्लाह तुम्हारे साथ भला होगा। और फर्म की लाइफ में एक भाइयों वाली एडवाइस है, शुरू में घबराना नहीं। तुम्हारे लिए बॉसों के लिए नई लाइफ होगी सर, है। मेरे साथ एक दफ़ा यकीन मानो ऐसा हुआ, मैं 4 महीने लगातार गया हूँ क्लाइंट पे, संडे भी एक 12 डब्ल्यू लेवल की मैंने छुट्टी ली, वो भी टोपी करा के, वो भी टोपी, और नहीं तो जालिम उसमें ही बुला रहे थे। एमेजना रोड यूँ था, मेरा घर इस तरफ था, रोड के पीछे फर्ग्यूसन पड़ता था, चुंदरीगढ़ रोड में लाइट हाउस पर रहता था। तो मैंने बोला मेरा रोड घर के उस तरफ है, तो जुलूस निकल रहा मेरा, तो घर रोड का बंद है। अगर मैं बता देता ना, तो क्योंकि मैंने सबसे बड़ा एक और भी भंड मार दिया, मैंने बता दिया मैं तो फर्म के करीब ही रहता हूँ, 10 मिनट का रास्ता है। अब किसी जॉब पे प्रेशर हो, आसान आ जाना यार, सही है। तो खैर एक दफ़ा मुझे रात के 9:30 बजे, संडे का दिन था, आप सोचें, बोला ठीक है मैं अकेला, कुछ DHL पे पोस्टेड था, जो आपने देखा होगा एयरपोर्ट के साथ ही है। वहाँ से मैं पैदल गया हूँ स्टार गेट, बस पकड़ी है, और रात को 10 बजे मैं फर्म बैठा हूँ और बैठा रहा हूँ, 12 बजे वापस बुला लिए। मैंने कहा यार आप सच सच बताओ, हालांकि DHL की गाड़ी निकल रही थी 10:30 बजे, वो मुझे कम से कम स्टॉप तक तो छोड़ देती। मुझे फर्म बोला कि इन्होंने ख्वार कराया, कुछ नहीं कराया। मैंने बोला गलत है। फिर एक दफ़ा मेरे भाई की शादी के इवेंट चल रहे थे घर में, 7:30 बजे, मैं आप सोचे 7:30 बजे गिल्टी फील कर रहा था मैं बात करते हुए, लेकिन इजाज़त लेके मैं निकला। मैंने कहा सर आज घर में फंक्शन है, मैं निकलूँ? जॉब इंचार्ज को मैंने कहा, उसने कहा हाँ निकल जा। मैंने कहा सही है मैं निकल जाता हूँ। उनसे बात की, उनका नाम था अब्दुल कादिर, अच्छे बंदे बहुत। मैंने कहा निकल जा। मैं निकल गया 7:30 बजे। अब सीनियर मैनेजर ने वैसे ही बोला आज सोच रहा हूँ रिव्यू कर लूँ। अब्दुल कादिर साहब को थोड़ा सा मसला हुआ, उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया और जल्दी फर्म में आ जा। आप यकीन माने मैंने बिल्डिंग में पाँव रखा था, फ़ोन आया, मैंने उठाया, वहीं से वापसी। अभी आपके घर में सारे मेहमान आए हुए हैं, आपने भी कहा मैं भी आ रहा हूँ, और फिर आप वापसी। खैर मैं गया, फिर 10:30 तक बैठा, कोई काम नहीं। तब मैंने बोला तो मुझे बोला यार तू रोता बहुत है। सही है, तो ये फर्म का माहौल था। लेकिन यकीन माने ये सारी बातें पीछे रह जाएंगी इंशाल्लाह जब आप निकलेंगे ना आर्टिकल्स करके, तो आप अपनी मार्केट में जो वर्थ देखेंगे, अपने इनमें लर्निंग देखेंगे, वो सब चीज़ों को पीछे छोड़ देगी। तो घबराना नहीं है, ये सब चीज़ें वक्ती हैं। आप लोग फर्मों में जाएंगे, कोई मसला नहीं होता और आप सब चीज़ें भूल जाएंगे। आप देखेंगे अभी हम याद करते हैं फर्म के दिनों को कि यार उन लीड सिटिंग्स की भी अपनी जो है ना मजा था, उन लीड सिटिंग्स का भी फर्म में। चलें सर अब आ जाए सवाल। कंपनी प्रोवाइड्स ईच ऑफ 10 की एम्प्लॉइज विद 1000 शेयर ऑप्शंस ऑन 1 जनवरी X7। फेयर वैल्यू दी हुई है 9 रुपए और द ग्रांड डेट X7 की बाकी है। फिर कहना ऑप्शंस डू नॉट वेस्ट अंटिल 31 दिसंबर 9। इसका मतलब है 7, 8, 9 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, मानते हो? हाँ जी। फिर कह रहा है when डिपेंडेंट ऑन कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट, जो पूरे टाइम रहेगा उसको मिलेगा। ऑल 10 एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन विद इन द कंपनी। अब सबकी तवज्जो इधर, स्टेप सीख जाओ। सबसे पहले तो हमने कहा सर हम एंट्रीज के लिए जो आंसर होगा ना, तुम लोग पेपर में भर मारते हो, उसको पहले वर्किंग बताते हो फिर आंसर। इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? मुझे एंट्रीज चाहिए, तो आपने आंसर की हेडिंग डाली और उसके बाद यहां पर उसको बतानी है एंट्रीज। ठीक है, वर्किंग यहां पर करनी है। सबसे पहले आप वर्किंग में आओ। स्टैंडर्ड कहता है सिर्फ सर्विस कंडीशन है भाई, या चूज विद मेजर एट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट ग्रांड डेट, डू नॉट रीमेजर्ड। इसका मतलब है यहां पर हमारी ग्रांड डेट क्या है? 1 जनवरी 2007। इसी दिन हमें शेयर्स मिले। हाँ सर, तो 1 जनवरी 2007 पे आप आए। सबकी तवज्जो इतनी इधर, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एंट्री बना रहे हैं। आप 1000 शेयर्स दे रहे हैं, ऐसा ही है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 9। कितने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं? 10। तो टोटल आपको इस मद में कितना खर्चा आना चाहिए? कितना आना चाहिए ऑनलाइन वाले बच्चों? 1000 इंटू 9 इंटू 10 कितना आएगा? 90,000। क्लियर है सर? अब आपने कहा सर ये वही कॉन्सेप्ट जो मैं फिर ग्रेचुटी में था तुम्हारा, हर साल एक्सपेंस को क्या बुक करो। टोटल खर्चा कितने आएगा? 90,000। अब मुझे बताओ ये 90,000 1 साल का है या 3 साल का है? क्या लिखा है? रिकॉग्नाइज ओवर
तो हमने कहा 90,000 को अगर मैं डिवाइडेड बाई 3 कर दूं तो पर ईयर का कितना खर्चा आएगा? 30,000। ऐसा ही है सर। तब अब सुनना, सबकी तवज्जो इधर। सर मैं आया, सबसे पहली एंट्री बनाऊंगा 31 दिसंबर, जिस दिन मैं शेयर ऑप्शन दे रहा हूं ना उस दिन में कोई एंट्री 31 दिसंबर X7 को, जब पहला साल गुजरेगा, आप सबकी तवज्जो प्लीज, कॉपी नहीं, आप एंट्री बनाएंगे। इसको आप सैलरीज एक्सपेंस के लिए, क्योंकि यूजुअली ये सैलरीज के उसमें जाएगा, या शेयर बेस्ड एक्सपेंस के लिए, या रिटायरमेंट एक्सपेंस, कुछ भी नाम दे दें, एक्सपेंस डेबिट। और इधर देख लेना, अब तुम शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं करोगे, तुम क्रेडिट पता है क्या करोगे? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, SB। ये एक आप इक्विटी के अंदर रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। क्या क्रिएट कर रहे हो? ये डायरेक्ट इक्विटी में क्रिएट होगा। शेयर बेस्ड पेमेंट, जैसे रिटेन अर्निंग होता है ना, वैसे ही रिजर्व, SBPR, शेयर बेस्ड पेमेंट। कितने से? 30,000। फिर आप आगे बढ़े, यही एंट्री आप 31 दिसंबर X8 को बनाओगे। क्या बनाओगे? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट शेयर बेस पेमेंट रिजर्व। कितने से? 30,000। और फिर यही एंट्री आप 31 दिसंबर, क्या नहीं, हर साल एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। हर साल, जैसे ग्रेचुटी का होता है ना, पेमेंट ये छोड़ छोड़ के जाएगा अहमद 25 साल में, कंपनी इसका एक्सपेंस हर साल रिकॉर्ड। मैचिंग प्रिंसिपल ना, सर्विस होती जा रही है, खर्चा होता जा रहा है। फिर आए सैलरीज एक्सपेंस डेबिट तीसरे साल, और शेयर बेस्ड पेमेंट कितने से? 30,000। और हमने कहा जब कंपनी एंड में इसको शेयर इशू करेगी तब एंट्री बना देगी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, जो भी बनेगा उसको क्या कर देगी? क्रेडिट। कितने से? 90,000। तो सर क्या आसान है ये? कॉपी करेंगे ये सब? सर कोई भी चीज समझ में नहीं है मेरा बच्चा फौरन पूछना है। ये टेबल मैंने क्यों बनाया अभी आपको बताता हूँ, पहले ये कॉपी कर लें, क्योंकि ये टेबल हमारी जिंदगियों को कर देगा आसान। जैसे आपने देखा होगा बचपन में लीज स्केड्यूल आपकी जिंदगी को आसान करता था, IFRS 9 का टेबल करता था, वैसे ही अब ये करेगा। सोना तो अभी आएगी यहाँ पर, सोना तो यहाँ पर भी है। सोना बेटा यहाँ पे सोने नहीं देगी। नहीं सर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ 2 टॉपिक तुम्हारे 50 नंबर के हैं यहाँ पे, कंसोलिडेशन और IFRS 9। तो इसीलिए यहाँ पर जो छोटे मोटे टॉपिक होते हैं ना, बच्चे छोड़ के जाते हैं। चल भाई ये 2 कर लेंगे, हो जाएगा। और ये वाहिद IKP एग्जामिनेशन बॉडी है जो कि IFRS 9 को 35 नंबर तक का पूछ रहे। कसम खुदा की पूरी दुनिया में कोई नहीं पूछता। इसको पता है ना सबसे मुश्किल टॉपिक है, यही पूछूंगा। नौजवानों अब इधर देख लो, इधर देख लेना मेरा प्यारा 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 बच्चा। मैं आया ईयर, नंबर ऑफ शेयर्स, फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट, टाइम प्रोपोर्शन, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस और एक्सपेंस फॉर दी पीरियड। सर मैं आया, मैंने कहा ईयर, साल के उसमें रेशो में आऊंगा, यही सवाल कर रहा हूं, लेकिन आपको आसानी से 2007, 8 और अब सर इसमें ना ये कॉलम, वाहिद कॉलम आप समझें जो कि चेंज नहीं होगा, 9 और 9। सही है सर। अब इधर देख लेना नंबर ऑफ शेयर्स। इस सवाल में क्योंकि हमें उम्मीद था कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे होंगे, हमने उसी के हिसाब से किया। हमने कहा नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकलेंगे? 1000 इंटू 9 है ना जी। हमारे पास सॉरी 1000 इंटू 10 टोटल। हमने कहा सर 10 शेयर, एक बंदे के 1000 शेयर्स थे और 10 बंदे को, तो हमने कहा टोटल शेयर्स कितने निकलने थे? 10,000। सही है। टाइम प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा जितने साल होंगे उसके हिसाब से आएगा। 3 साल या अभी पहला साल गुजरा है तो 1/3।
तो आपके पास क्यूमुलेटिव एक्सपेंस ये बेसिकली होगा प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3। अगर मैं इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इसको सी कह दूं और इसको डी कहूं तो डी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो हमने कहा ये हो गया कितना, 30,000। ऐसा ही है सर, ये कितना हो गया, तो एक्सपेंस फॉर द पीरियड भी कितना हो गया, 30,000 है ना जी। एक्सपेंस फॉर द पीरियड भी कितना हो गया, 30,000। अब इधर देख लेना नौजवानों, मैं आगे बढ़ रहा हूं, दूसरे उसमें आऊं तो मैंने कहा ये अपनी जगह रहा, ये भी 10,000, लेकिन ये इस सवाल में फिक्स है। आगे जाके हम देखेंगे आइए सेट के हिसाब से चेंजेस आएंगे, बोलेगा 10 में से 1 निकल गया तो ये 9,000 हो जाएंगे। ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे टाइम कितना लूंगा, 2/3। मैंने कहा टोटल में से कितना चला गया, तो ये कितना हो गया, 60,000। ऐसा ही है। और आपने कहा पिछले साल कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो इस साल का कितना हुआ, 30, है ना सर। आप इसको यूं देख लें 60,000 दिस, आप इसको यूं देख लें कि यहां पर जो चीज आएगी E इज इक्वल्स टू D माइनस 1। D में से जो इस साल का आपका D बनता है उसमें से D-1 माइनस कर दें, 30,000। फिर आया तीसरे साल, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 10,000, कितना हो गया, 90,000। तो ये कितना हुआ, D-1, तो इस साल का कितना हो गया, 30,000। ये फॉर्मेट कॉपी कर लो, अब से हम इसको फॉलो किया करेंगे। क्योंकि सर सबसे ज्यादा हमें तंग कौन करेगी, ये चीज, एस्टीमेट चेंज होगा तो हम ये चेंज करते जाएंगे। सही है। जी बेटा, जर्नल एंट्रीज के लिए ये कॉलम देखेंगे, एक्सपेंस फॉर दी पीरियड, वो तो हर साल के हिसाब से होगी ना। सर स्टैंडर्ड लेने की जरूरत है, बिल्कुल लेने हैं आपने। FFR में ये नहीं कहूंगा स्टैंडर्ड ना लो, स्टैंडर्ड बिल्कुल लेकर जाओ। ठीक है सर। चले, नहीं, जिस पे आपने एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट कब होगा, जिस दिन एग्रीमेंट होता है ना सर। लोगों की शादी होती है ना तो लोग बताते हैं निकाह एनिवर्सरी। अब निकाह के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है कि लड़की से पूछा उसने हाँ कहा, और यूजुअली फिर लड़के से पूछा जाता है मस्जिद में। सही है। तो लड़की ने कह दिया कि भाई उसने हाँ कहा था पीर को, और लड़के ने कहा अगले आने वाले हफ्ते को, तो निकाह एनिवर्सरी बनती है हफ्ते के हिसाब से। क्योंकि असल निकाह कब होगा, जब दोनों पार्टी की रजामंदी होगी, है ना सर। तो हमने कहा जब तक दोनों नहीं होंगे राजी तो कैसे हम करेंगे, एंट्रीज बनाएंगे। सही है। सब आपने याद रखना है कि सर एग्रीमेंट होता कब है, जब दोनों पार्टीज रजामंद हो जाएं तो उसी दिन होगा। तो चलें सर, आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूंगा, लेकिन आपको एक होमवर्क जरूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसी हैंडआउट का, 5 नहीं 6, सब ने ट्राई जरूर करना है। उसके अंदर थोड़ी सी आपके IAS 8 की नॉलेज टेस्ट हुई है, लेकिन अगर इस टेबल को आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे से कर लेंगे। अब क्विकली मैंने अब तक जो पढ़ाया उसको रिवाइज करता हूँ। IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, जिसने कहा भैया के पास 3 तरह की ट्रांजैक्शन आएंगी। पहली कौन सी होंगी, इक्विटी सेटल, जिसमें शेयर्स ही देना है, स्टैंडर्ड का 60% ये। दूसरा कैश सेटल, बोलता है शेयर्स की वैल्यू के हिसाब से कैश मिलेगा। तीसरा चॉइस, तुम्हारे पास चॉइस है या तो काउंटर पार्टी के पास चॉइस है। फिर हमने कहा सर इक्विटी सेटल में भी 2 होती हैं, ट्रांजैक्शन विद नॉन एम्प्लॉइज, ट्रांजैक्शन विद नॉन एम्प्लॉइज के केस में जिंदगी गुलजार है। क्यों गुलजार है, उसने कहा कि भैया जो उनकी गुड सर्विस है उनके हिसाब से रिकॉर्ड कर लो उनकी वैल्यू पे, लेकिन और अगर वो उनकी गुड सर्विस की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो क्या करोगे,
फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। लेकिन सर जो हमने कहा सर जो हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी विद एम्प्लॉइज के केस में हमने कहा पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं ग्रांट डेट जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा है। फिर हमने कहा सर वेस्टिंग डेट जिस दिन कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, वेस्टिंग पीरियड जिसमें कंडीशंस को फुलफिल करना है। सर ये कंडीशंस क्या है? हमने कहा कंडीशंस दो तरह की, मार्केट और नॉन मार्केट। हमने कहा सर मार्केट बेस्ड कंडीशंस मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से रिलेट करती हैं। नॉन मार्केट बेस्ड के अंदर दो आती हैं, सर्विस और परफॉर्मेंस। सर्विस वाली को अभी हमने देखा, सर्विस मतलब भाई तू इतने साल हमारे पास काम कर ले, हम तुझे इतने नंबर ऑफ शेयर्स देंगे। अब यहां पर वही कॉन्सेप्ट आया जो ग्रेचुटी वगैरह के केस में होता है, जो बाकी बेनिफिट्स कि भाई अगर बंदा 25 साल सर्विस करेगा तो हमें याद है प्रीवियस नॉलेज से हम एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट करते थे, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। सही है सर, ये एक साथ 25वें साल में एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, फर्क है सिर्फ शेयर्स। उसने कहा कि भैया अगर बंदे को 5 साल बाद तुम्हें शेयर्स देने तो 5वें साल एंट्री नहीं बनाना एक्सपेंस और शेयर कैपिटल, नहीं, हर साल रिकॉर्ड करो। क्या कह रहा है? मेजर एट फेयर वैल्यू ऑफ एंट्री इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट ग्रांट डेट, डू नॉट रीमेजर ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड, रिकॉग्नाइज ओवर वेस्टिंग पीरियड। हमने इसको सर अप्लाई किया, हमने कहा एक्सपेंस को डेबिट करते गए, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को अभी शेयर इशू नहीं किए तो इक्विटी में डायरेक्ट हमने पार्क किया, क्रेडिट किया, और अल्टीमेटली जब हमने सर जो है शेयर इशू किए तो पेमेंट रिजर्व डेबिट शेयर कैपिटल। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 6 होमवर्क दिया वो देखने, अगली क्लास होगी फ्राइडे को, याद रखना। इस वीक ट्यूसडे को मैंने क्लास ले ली थर्सडे की जगह, वरना नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस होंगी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे क्लास नहीं लूंगा, ये मुझे लगता है संडे को आपको हक है जब तक सीजन नहीं लगता पार्टी करने का। सही है सर, संडे को आपको हक है कि आप क्या करें, पार्टी करें। सही है सर, और जो लाइव फिजिकल या लाइव ले रहे हैं वो क्लास के बहाने जल्दी भी निकल सकते हैं। आप क्लास के बहाने फॉर्म में बोले मुझे जाना है, ठीक है सर। तो चले मेरा बच्चा, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और हम मिलेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को सेम टाइम। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।